बाय आरटी पढ़ लिए थे, डेंसिटी मतलब पीवी एन आरटी समझ लिए थे, ठीक है। अब उसके आगे क्वेश्चंस करने हैं हमको, कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे आज पीवी इक्वल एनआरटी बेस पर करेंगे, और मतलब इस पे क्वेश्चन करने के बाद हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। कल का रिवीजन थोड़ी सी हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ाया था उसका रिवीजन, ठीक है, रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, ठीक है। देखो कल सबसे पहले क्या पढ़ाया था उसकी बात हम करेंगे। तो कल एवरेज मोलर मास पढ़ाया था, एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूल में कोई भी दो मास दिए होंगे और मोल्स दिए होंगे, दो या दो से अधिक, ठीक है। तो मोल्स और मास दिए होंगे, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, फार्मूले बेस पर मतलब फार्मूला लगाकर उनका एवरेज निकालना है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि मान लो 2 या 20 या 40 ग्राम मान लो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, ठीक है, इतना समझ में आया। और ये मान लो O2 और N2 के फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद हमने कहा था कि मान लो उसके 4 या 6 मोल्स दिए हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है, 20 + 40 अपान में 2 और 4 मोल दिए हैं, तो 60/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 आ रहा है, वहाँ पे कोई और वैल्यू रही होगी तो कुछ और आंसर है, मुझे तो आंसर भी आ रहा है 7.6 आया था ना, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन हमने किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास में क्या है कि हमने कुछ ट्रिक्स बताई थी तुमको, ठीक है, ट्रिक्स बताई थी ना। अब ट्रिक्स क्या बताई थी, 4 ट्रिक्स बताई थी मैंने, 4। देखो पहली ट्रिक थी, पहले तो हम बेसिक फार्मूला की बात करते हैं। बेसिक फार्मूला क्या था, यहाँ जितने में दिखाना रिकॉर्डिंग कितने में आ रही है, इतने नीचे आ रही है, ठीक है। देखो बेसिक फार्मूला बताओ क्या था हमारा, मतलब जो सब में लग सकता है। अगर मान लो एक बार ट्रिक भूल गई, मान लो ट्रिक भूल गई है, तुमको नहीं याद आ रही है सही से, तो तुम ये वाला फार्मूला लगा के सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब ये जो फार्मूला होगा सभी में अप्लाई होगा, पर ट्रिक हमने इसलिए बताई है ताकि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर दे दूसरों की कंपेरिजन में, ठीक है। बेसिक फार्मूला बताओ, बेसिक फार्मूला ये था एवरेज एटॉमिक मास का कि बताओ मासेस ऑफ, याद करो फार्मूला नहीं याद हो रहा है, ठीक है, मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप, masses of all isotopes and their percentage of their, अच्छा याद क्यों करना है यार, देखो अपान में 100, ठीक है, ये फार्मूला था। तुम्हें याद क्या करना है, देखो सबसे पहले दो ही चीज दी रही होगी आइसोटोप वाले क्वेश्चन, एक मास देगा, एक आइसोटोप देगा और एक परसेंटेज देगा। इतना तो याद रख सकते हो ना कि आइसोटोप होंगे, उनके मास हो गए, उनके परसेंटेज। हमने 2-3 क्वेश्चन किए, ठीक है, कल किए थे, परसों भी किए थे का क्वेश्चन, तो उसके बेसिस पे इतना तो याद रख सकते हो ना कि उसमें मास होता है और परसेंटेज होता है और 2 आइसोटोप होते हैं, मतलब 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट की 2 आइसोटोप होते हैं, उनके बारे में बात होती है। इतना तो याद रहेगा तुम्हें कि इतना होता है क्वेश्चन में। तो बस फार्मूला कैसे याद रखोगे, क्वेश्चन में होता क्या है। जब भी तुम क्वेश्चन देखोगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़े उसी से तुम फार्मूला बनाओगे। कैसे, मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि 2 आइसोटोप हैं, उनके मास इतने हैं, तो जब मास के बारे में देखोगे तो तुमको याद आना चाहिए कि मास ऑफ ऑल आइसोटोप लिखना है। तो इसके बाद उनका परसेंटेज दिए रहे होंगे, तो परसेंटेज ऑफ देयर मासेस अपान में 100। अब 100 अपान में तब करना है जब हमें परसेंटेज ना निकालना हो, या अगर मान लो 100 सब में डिवाइड कर रहे हो तो जब परसेंटेज निकालना हो तब मल्टीप्लाई कर देना 100 से, जब परसेंटेज नहीं निकालना होगा तब मल्टीप्लाई 100 से नहीं करेंगे। ये कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो एक आइसोटोप है X, इसका मान लो 20% है मास, मतलब मास जो है इसका, ये आइसोटोप है, इसका मास है 40 ग्राम और इसका परसेंट है 90%। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो इसका कैसे लिखोगे, इस फार्मूले की बेस पे यूज में होता है 40 × 90%, परसेंट का जो है तो नीचे 100 आ जाएगा, अपान में 100। ऐसे ही जितने भी आइसोटोप दिए रहे होंगे प्लस करके उनको ऐसे लिखते जाना है। ये बेसिक फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे ये बताया हमने। अब हम ट्रिक्स की बात करेंगे कि मैंने जो ट्रिक्स पढ़ाई थी उन ट्रिक्स में क्या क्या होता है, ठीक है। देखो पहली ट्रिक क्या बताई थी, बताओ पहली ट्रिक मैंने क्या बताई थी, यही तो बिना रिवीजन की नहीं मजा आएगा। देखो पहली ट्रिक जो हमने बताई थी वो ये बताई थी, कुछ याद आ रहा है क्या, क्वालिटी बताई थी कि मान लो ट्विंस हों और उनकी क्वालिटी 50-50% सेम हो,
तो हम कुछ नहीं करेंगे, बेसिक जो है तो उनकी मास जितने जितने होंगे दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। पहली ट्रिक यही थी। अब पहली ट्रिक क्या थी, ठीक है, पहली ट्रिक ये थी कि सब क्या थी 50-50% दोनों आइसोटोप के होने चाहिए। अगर x के भी 50% है और y के भी 50% है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, x प्लस y बाई 2, ठीक है। और ये यहाँ पे x और y क्या है, मासेज हैं दोनों आइसोटोप की, x ग्राम और y ग्राम, ठीक है। दूसरी ट्रिक हमारी क्या थी, ये दूसरी ट्रिक हमारी ये थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो याद होगा ना, जिसका परसेंटेज ज्यादा उसके नियर अबाउट उसका आंसर। मतलब अगर मान लो कि जैसे 20 है, एक आइसोटोप है, इसका मास 20 है, इसका 90% है, ठीक है, तो जो आंसर होगा एवरेज एटॉमिक मास का वो 20 के आसपास होगा, क्योंकि इसका परसेंटेज ज्यादा है बजाय इसके, ठीक है। समझ में आती है इसकी बात। आंसर किसके पास होगा, 20 के नियर अबाउट, 20 के आसपास, नियर मतलब आसपास। तीसरी ट्रिक क्या थी हमारी, लोअर परसेंटेज का हायर मास, लोअर परसेंटेज का और हायर परसेंटेज का लोअर मास। इससे पहले हमें एक चीज और करनी होती, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉमन स्टेप होता है। कॉमन स्टेप क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले मास को माइनस करना, हायर मास माइनस लोअर मास। बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करोगे, जितना आएगा उसका अगर लोअर परसेंट ले रहे हो तो हायर मास के साथ क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे, माइनस। हायर मास के साथ हमेशा माइनस होगा और लोअर मास के साथ हमेशा प्लस होगा। क्या प्लस होगा, जो हम हायर माइनस लोअर कर रहे हैं उसका परसेंटेज। जैसे हमने मान लो हायर मास माइनस लोअर मास किया, कुछ आया वैल्यू x, ठीक है। अब जब जो x आया है उसका जब हम लोअर हायर परसेंट निकाल रहे हैं x का, तो हायर परसेंट निकालने को क्या आया, मैंने ये करवाया m आया, ठीक है। अब m को क्या करेंगे, जो m है उसको लोअर मास के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। और वहीं पे मान लो कि क्योंकि लड़के क्या होते हैं कि उनको मान लो गुस्सा आ गई, तो उसने क्या किया, ऐसे बताया था मैंने कि लोअर परसेंट के साथ निकाल के, मतलब x का लोअर परसेंट निकाला, क्या आया, n आया, m की जगह n आ गया। n को क्या करना, हायर मास से माइनस कर देना, मतलब हायर मास से माइनस करना है, लोअर मास से प्लस करना है। तो जब माइनस करोगे तो उतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। इतना हमने पढ़ाया था। पीवी एनआरटी वाला जो है तो फिर से मैंने समझा ही दिया कि पीवी एनआरटी क्या होता है। पीवी इक्वल एनआरटी और मोल को WIM बोलते हैं, वेट बाय मास, मोलिकुलर मास। वेट बाय मास जो होता है डेंसिटी भी होता है, सॉरी मास ऊपर जाएगा, वॉल्यूम नीचे आएगा, तो वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी होगा, तो डेंसिटी इक्वल टू PM बाय RT। ट्रिक क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर रात में डांस करते हैं, ठीक है। इतना जो है तो हमने कल पढ़ाया था, ये रिवीजन हो गया 10 मिनट में। अब आज का देखेंगे, आज क्या है। आज का सबसे पहले जो है तो क्या हो गया, ठीक है। तो देखो अब इसके आगे देखो क्या करना है हमें। देखो इतना हमने पढ़ाया था, आज हमें क्वेश्चंस करने हैं कुछ। सबसे पहले आज 5 मिनट हम क्वेश्चन करेंगे, 2-4 क्वेश्चन करेंगे एवरेज एटॉमिक मास पे भी और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी एनआरटी को उसको हमने टॉपिक क्या लिखाया था, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। और आर को क्या कहते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट। समझ आती है। उसकी कुछ वैल्यू भी याद कराई थी कि ओल्ड एनसीईआरटी में कितनी है और न्यू एनसीईआरटी में कितनी है। वो सारी चीज तुम रिवीजन करने की उसको रखना है और रिवाइज करो, वो सब कुछ याद करना और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, आज हम क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन करेंगे ताकि जो है तो चीजें और अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। हमने 35 हमने वो क्लोरीन वाला क्वेश्चन किया था ना, तो आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन चलो जानते हो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही एवरेज एटॉमिक मास दे देता हूँ, तुमसे परसेंटेज पूछता हूँ, ठीक है।
उल्टा करते हैं अपन। अगर उल्टा करेंगे तो दिमाग और तेज होगा उस क्वेश्चन के लिए। जैसे अपन जो वो वाले डीबीपी किए थे उसमें हम अलग अलग प्रकार से दो फार्मूला लगा के कर रहे थे। इससे क्या होता है ना, दिमाग बढ़ता है, तेज चलता है। उससे जो मतलब अगर तुम एडवांस क्वेश्चन करते हो, कठिन क्वेश्चन करते हो, तो जो इजी क्वेश्चन रहते हैं जो नीट में आते हैं, नीट में कठिन क्वेश्चन नहीं आते, नीट में इजी आते हैं, बस उनको तेज करना रहता है, तुमको तेज की चक्कर में गलती होती है। तो हम डिफिकल्ट करा देंगे। हम यहाँ तक देखो, नीट का लेवल यहाँ होगा, हम यहाँ लेवल तक पढ़ लेंगे, तो तुम जब पेपर में बैठोगे ना तो तुमसे ऐसे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, समझो बात को। अब देखो क्वेश्चन लिखो, इफ एवरेज एटॉमिक मास, इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ isotope लिख रहे हो, if average atomic mass of isotope is 20.18, then find the percentage of their masses which are 20 and 22 gram respectively। ठीक है, ये हमारा क्या है आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझो, पॉज करो, यहाँ पे ऑनलाइन जो देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसके बाद हम बताते हैं। सबसे पहले लिख लो क्वेश्चन को, उसके बाद समझाएंगे। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दे देता हूँ। पहले मैंने सोचा था ऑप्शन नहीं देना, तो हम ऑप्शन दे देते हैं, मतलब दोनों का। मान लो आइसोटोप विचार, ये मान लो आइसोटोप क्या है, ये वाला एक्स आइसोटोप है और ये वाला वाई आइसोटोप है। ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो x का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा ये देखेंगे, और y का परसेंटेज कितना होगा ये देखेंगे। तो ये चारों आपके ऑप्शन हो गए, जल्दी सॉल्व करो। ट्रिक का यूज करोगे तो 10 सेकंड में क्वेश्चन करने में नहीं लगेगा, 10 सेकंड में। और ट्रिक का यूज नहीं भी करोगे तब भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 मिनट में तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। ट्रिक का यूज नहीं करोगे तब भी। ठीक है ना, करो। देखो कुछ नहीं करना है। अच्छा, पहले थर्ड वाली ट्रिक बताऊं कि सेकंड वाली बता दूं? 1 सेकंड के अंदर वाली, 1 सेकंड के अंदर वाली बताते हैं। कसम से बता रहे हैं, तुम पागल हो जाओगे सुन के कि ये हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। सेकंड वाली ट्रिक बस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, देखिए होती क्या है। मेरी सेकंड ट्रिक क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका क्या मतलब हुआ? ज़्यादा परसेंटेज वाले के जो पास वाला है इसका रहेगा, और कम परसेंटेज वाले का मतलब नहीं होगा। एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 1.8, यानी वैल्यू 20 की बहुत ज्यादा करीब है। इतना समझ में आ रहा है? 20 मास है और 22 मास है, समझे बात को? परसेंटेज देखो, यहाँ 90 20। पहली बात तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा, कॉमन सेंस। 100 से ऊपर परसेंट हो ही नहीं सकता। ये 110% आ रहा है, दोनों को मिलाओ तो कभी सुने हो 110%? 100% ही तक वो आएगा। 80-20 इसमें सही दिया है उसने ऑप्शन। ये ऑप्शन ही जो है तो छोटा सा बच्चा भी हटा दे। 90-10 और 10-90 ये भी सही है। देखो आप देखो 20 के करीब की वैल्यू है, यानी जो 20 का परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा। सीधा सीधा मुंह से निकल रहा है, देख लो, कुछ सोचना भी नहीं पड़ रहा है, मुंह से सीधा सीधा निकल रहा है कि अगर करीब क्या 20 ही है वो, बस पॉइंट में तो ज्यादा है, इसका मतलब 20 के बहुत करीब है। और जब 20 करीब है इसका मतलब तुम ये कॉमन सेंस लगाओगे कि 20 का जो परसेंटेज होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि सेकंड ट्रिक के हिसाब से
जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है उसके करीब की वैल्यू आती है। अब एवरेज एटॉमिक मास को मान लो, मैं मान लूँ कि आंसर है हमारा, ठीक है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में तो यही निकालते हैं ना। तो मान लो ये आंसर है, तो आंसर में क्या है कि 20.18 यानी 20 के करीब की वैल्यू है, यानी 20 का जो परसेंट है इस वाले मास का वो ज़्यादा है। अब देखो 20 में किसका मतलब है, मतलब कंपेरिजन करो कि एक्स और वाई में एक्स वाले का किसमें मास ज़्यादा है, मतलब ये 20 एक्स का है मास, देखो एक्स का परसेंटेज किसमें ज़्यादा है, वाई के कंपेरिजन में, देखो किसमें ज़्यादा है, एक इसमें ज़्यादा है और एक इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, सिर्फ ये वाला। अब दो ऑप्शन कट गए, ये बचा, यहाँ 80 है, यहाँ 20 है, यहाँ 90 है, यहाँ 10 है। अब देखो वही बोल रहा था, सेकंड वाले में रिस्क है लेकिन 1 सेकंड में हो सकता है, देखना मेरे को, ये 80 है, ये 20 है, 90 है, 10। ये बताओ क्या 21 भी आ रहा है, 21 भी नहीं आ रहा ना, मतलब कि ये 20.18 है, अगर 21 दिया होता है यहाँ तो कम से कम हम कहते हैं कि 20 ग्राम से थोड़ी दूर है, यानी उसका परसेंटेज जो होगा थोड़ी वेरी करेगा, मतलब ज़्यादा होगा एक्स का परसेंटेज लेकिन थोड़ी मतलब वेरी करेगा, मतलब हो सकता है 70-30 का हो, 80-20 का हो, लेकिन यहाँ पे तो सीधा 20 लिखा हुआ है बस पॉइंट में, इसका मतलब जो क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा एक्स का, यानी ये वाला वैल्यू होगा। बट यहाँ तो वही बच्चा कर सकता है जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा चले, और रिस्क है कि नहीं है, वो तो 80-20 भी सकता है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करके तो कर नहीं रहे हैं, तो गड़बड़ तो हो सकती है। यही बोल रहा था कि रिस्क है लेकिन सर रिस्क नहीं है, आपने समझा दिया ना। हाँ, अब नहीं, इसके पहले तो रिस्क होता, इसके पहले रिस्क थर्ड वाली ट्रिक में बिल्कुल रिस्क नहीं है, कुछ नहीं करना तुमको। देखो 20 मार्क्स है और 22 मार्क्स है। अब देखो मैंने यही बताया, अब सुनो ट्रिक कैसे लगाना है। 20 और 20.18 में बताओ 20 से किसकी वैल्यू ज़्यादा है इसकी, 0.018। 20 से उतने ज़्यादा है ना, 0.18 कितना ज़्यादा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं समझे बात को। अब 0.18 ज़्यादा है, अब मैंने क्या कहा था वो ट्रिक हम थर्ड वाली लगा रहे हैं, हायर मास माइनस, ये कॉमन स्टेप होता है, हायर मास माइनस लोअर मास, तो 22 में 20 जाएगा कितना आएगा, 2 आया। अब मैंने कहा था कि कुछ मान लो, मतलब कोई वेरिएबल मान लो, जैसे यहाँ पे मैं क्या मान लूँ, m मान लूँ, x मान लूँ, x मान लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू निकालो, अब x की वैल्यू क्या आएगी, 0.18 अपॉन 2, x की वैल्यू आई 0.9, ठीक है। x की वैल्यू, अब परसेंटेज निकालो x का, 0.9 परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे ना, तो परसेंटेज कितना आया, 90% आया, यहाँ अपॉन 10, ये मतलब ये हटाए, ये 90% आया। x क्या लिए थे हम, x क्या है 20 ग्राम, यही देखे थे 20 से कितना ज़्यादा है, यानी परसेंटेज किसका निकाल रहे थे, 20 वाले का, यानी x वाले का, तो यानी इसका परसेंटेज कितना आया 90, तो 100 में 90 माइनस करोगे तो 10 आएगा, तो जब एक का 90 आया तो दूसरे का अपने आप पता चल गया कि 10 आएगा, तो समझ आया, ये डायरेक्ट हो गया। 1 2 3 4 सिर्फ 4 लाइन करनी पड़ेगी, उसमें भी अगर तुमको जो है तो ये तुमको करने की जरूरत है, ये खुद नहीं सोच सकते दिमाग में कि 2x इक्वल टू 0.18, यहाँ से देख लो 0.18 अपान इक्वल में 2x, अब 2 इधर गया 0.9, x वैल्यू 0.9 इंटू 100, 90% खत्म। पेन उठाने की जरूरत है, अगर 4-5 क्वेश्चन और करा दूँ डीपीपी में, पेन उठाओगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, फिर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे, ठीक है, इस बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, समझ आया, नोट करो। ठीक है ना, देखो इतना कर लिए, तो आगे जो है तो हमारा क्या है, अब हम पीवी एनआरटी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, रियल सॉरी आइडियल गैस, रियल गैस बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ही ये लिख के देता हूँ, बस क्वेश्चन जो है लिखो, इफ density of CO2 is 88, ठीक है। अब मान लो डेंसिटी का हम यूनिट निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो तुमको हम बेसिक समझाएंगे।
कभी भी टीचर बीच में रुक के ये नहीं बताएगा। डेंसिटी मास अपान वॉल्यूम होता है, मास को केजी में लिख सकते हो और वॉल्यूम को लीटर में लिखोगे। इतनी बात समझ में आती है? केजी अपान लीटर क्या हो गया, यूनिट। समझ में आया? ये पर है, ठीक है। या फिर लीटर को हम -1 लिख देंगे तभी समझ लोगे ना। The intensity of CO2 is 88 kg per liter, है ना। And its temperature to 73 केल्विन में दे रहे, ठीक है। 273 केल्विन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो ना समझ में आया पूरे एक बार में पढ़ देता हूँ। इफ डेंसिटी ऑफ CO2, है ना, CO2 की जो डेंसिटी है वह 88 kg पर लीटर है एंड इट्स टेम्परेचर इज 273 केल्विन, देन फाइंड द मॉलिक्यूलर, या CO2 मत लिखो यहाँ पे लिख लो डेंसिटी ऑफ x, ठीक है। x मान लो, CO2 क्यों दे, हम किसी एलिमेंट को नहीं देना है। इफ सॉरी मॉलिक्यूल को, इफ डेंसिटी ऑफ x इज 88 kg per liter and its temperature is 273 Kelvin, then find the molecular mass when pressure applied is 262 atm। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम निकाले थे ना, उसकी यूनिट क्या होती है, एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पूरा नाम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो इसका सॉल्यूशन करो, मतलब क्वेश्चन करो। पीवी बराबर एनआरटी होगा। हाँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह है, उसमें हमने डेंसिटी अप्लाई की है, यानी कि पीवी इक्वल एनआरटी डायरेक्ट नहीं लगेगा, डेंसिटी वाला फार्मूला लगेगा। डेंसिटी वाला फार्मूला मैंने ट्रिक भी बताई है और याद भी करवाया है, वो वाला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी से और आंसर निकाल के 2 मिनट में बताओ, सॉरी 2 मिनट नहीं 30 सेकंड में बताओ। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो कुछ भी नहीं है, डेंसिटी इक्वल टू यही फार्मूला लगेगा ना। अब हो सकता है तो मैं ये फार्मूला रटा हूँ, ठीक है, और हो सकता है 1 महीना बाद ये फार्मूला नहीं रटा रहेगा, ठीक है। तो ये तो रटा रहेगा ना कि प्राइम मिनिस्टर रात में डांस करते हैं, तो फार्मूला निकाल लोगे, उससे निकाल लोगे ना, ठीक है। अब डेंसिटी रखो, डेंसिटी कितना है 88, प्रेशर बताओ 260 m निकालना है, मॉलिक्यूलर मास अपान में r की वैल्यू नहीं रख पाए। अब देखो ऐसे पता चलेगा, क्योंकि r की तो 2 वैल्यू होती है, 1 किलो कैलोरी में और एक एटीएम में, एक बार में और एक एटीएम में। यहाँ पे प्रेशर की यूनिट क्या है, एटीएम, मतलब हमें कौन सी वैल्यू रखनी है r की। अरे ये तो ठीक है, r की हमने कल वैल्यू लिखाई थी 0.082, नीचे खोलो, जब पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ाया खोलो, यही दिक्कत है, नहीं लिख पाया इसलिए नहीं आ रहा है। कल मैंने ये पढ़ा था कि r की वैल्यू जो होती है 0.082 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये पढ़ाया है कल।
ठीक है। अब मैंने ये बोला था कैलकुलेशन में 1/12 ले लेंगे तो आसान हो जाएगा, बोला था ना ये, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो 1/12 सॉल्व किए, क्या आंसर आया? हाँ देखो, अब 1/12 रखो, जैसे मैं भी रख ही रहा हूँ, ठीक है। एक अब 12 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 12 ऊपर चला जाएगा। अब देखो टेम्परेचर कितना दिया है, 273 केल्विन, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली ही निकालना है तुमको, ठीक है। अब देखो 88 था, इसको इधर ले आओ, तो 88 इंटू 1 को तो लिखेंगे नहीं तब भी चल जाएगा, अपान में इसको नीचे ले आओ, समझ आ रहा है? हाँ, इसको नीचे ले आओ, 262 इंटू 12। अब देखो अब अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या देखो यहाँ पे अगर 270 है, 273 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, समझ आ रहा है? 12 और 88 अगर मैं काटूँ तो कितना आएगा, 12 का टेबल पढ़ो तुम अगर, तो 12 8 जा 96 होता है और 12 7 जा 84 होता है, तो 7 टाइम्स कट रहा है ये, 12 7 जा 84, 4 बच रहा है, 40 आएगा और 12 3 जा 36 होता है, 7.3 आया। कुछ यहाँ पे भी वैल्यू आ रही होगी क्योंकि एग्जैक्ट तो है नहीं, तो हम अप्रॉक्सीमेटली जो मानेंगे वो मानेंगे अप्रॉक्स जो आंसर आ रहा है वो 8 के करीब आ रहा है, 8 ग्राम, कितने ग्राम? अब जो भी वैल्यू, हाँ 8 ग्राम या 8 ग्राम के आसपास की वैल्यू, ठीक है ना। एग्जैक्ट 8 ग्राम भी नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट 7.3 भी नहीं आएगा, 7.89 या 95 कुछ ऐसे आंसर आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 के करीब का आंसर, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन अगर दिया होता, जैसे ऑप्शन लिख लो, मान लो ऑप्शन दिएगा 7.3, ऐसे ही ऑप्शन होगा 6.3, ठीक है। तीसरा ऑप्शन 8.1, चौथा ऑप्शन 7, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि 7.3 नहीं क्या आ रहा है, मतलब उससे ज़्यादा की वैल्यू 8.1 ही है, समझे? ये क्वेश्चन हो गया। अब चलो हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपन क्वेश्चन कर लिख लिए, नया स्टार्ट करते हैं। चलो हेडिंग डालो, ग्राम मास, ग्राम एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट ऐसे डाल देना, ग्राम एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट। ग्राम मास कॉन्सेप्ट, अब देखो ग्राम मास कॉन्सेप्ट में अपने को कुछ भी नहीं करना है, करना क्या है कि जैसे फॉर एटम ऐसे लिख लो, कुछ रूल सिखा रहा हूँ, फॉर एटम्स, वैसे ये चीज मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब एटम के लिए ये बन जाएगा GAM, ग्राम एटॉमिक मास, पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर, सेम। देखो यहाँ अगर मैं इस फॉर्म में कर रहा हूँ, देखो इधर अगर ये लिखा इसका मतलब ये फॉर्म क्या होगा, उधर आएगा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गया, यहाँ AM लिखना, AM मतलब एटॉमिक मास,
अब ये जो 32 वाली की पीपी थी ना, 32 क्वेश्चन वाली, इसमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। इतना लिखो। इसके बाद जो है तो अगला कॉन्सेप्ट, अगला जो है तो पढ़ाएंगे। इस पे जो क्वेश्चन है वो मैंने बिगिनिंग में दे दिए, वो करना है, इस पे हम डिस्कस भी करेंगे, और पहले भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसको लिखने के बाद हम रीडिंग डालेंगे, ठीक है। लिखो इतना पढ़ाया था, चलो वो भी लिखा देता हूँ, ठीक है ना। मतलब उसका भी जो है तो कॉन्सेप्ट मैं लिखा ही देता हूँ कि क्या होगा, मतलब फार्मूला के हिसाब से कैसे करेंगे। तो देखो, मान लो अगर क्वेश्चन पूछा है कैसे, टोटल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, या टोटल नंबर, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम, एलिमेंट या मॉलिक्यूल और कंपाउंड, कुछ भी बोला है, ठीक है। सॉरी, कंपाउंड बोल दिया, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कुछ भी बोला है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है अपने को। सबसे पहले क्या करना है, ये मोल निकाल लेना है। क्या निकालना है, मोल, ठीक है। अब मोल कैसे निकालोगे, फर्स्टली लिखो, एसएम स्टार डाल के लिखो। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले मोल फाइंड करो, मोल फाइंड करना है, ठीक है, मोल फाइंड। देन सेकेंड नंबर में मोल फाइंड करने के बाद देखो, ये कॉमन स्टेप है, ठीक है ना। मोल सब में फाइंड करना है, कॉमन स्टेप। कॉमन स्टेप मतलब समझ रहे हो ना, जो सब में कॉमन होगा उसे हम कॉमन स्टेप की, मतलब जो सब में निकालना होगा। मोल तुम्हें सब में निकालना पड़ेगा, चाहे फिर प्रोटॉन पूछा, चाहे एटम, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे न्यूट्रॉन, कुछ भी, मोल सब में निकालना होगा। अगर कोई बड़ी वैल्यू, मान लो ग्लूकोज का पूछ लिया, ठीक है ना, तो उसमें कुछ भी सबसे पहले उसका ग्लूकोज में वो मास पूछ देगा, अपान में ग्लूकोज का तुम सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, वो तो निकालते आ जाएगा ना, ठीक है। मोल, फिर मोल, उससे मोल तुम्हारा निकल जाएगा वेट बाय मास से। इसके बाद क्या करना, जितने अगर मान लो फॉर एटम, एटम के लिए क्या करोगे, फॉर एटम मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ एटम। देखो, एटम के लिए जितने भी एटम होंगे, जितने भी टोटल नंबर, मान लो CO2 है, और पूछा मत फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम इन CO2, तो मोल निकालोगे और फिर क्या करोगे, 2, 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आता है। और इसके बाद जो है तो मान लो Na में ऑप्शन दिया तो Na से भी मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आता है इतना। इसीलिए यहाँ पे क्या कर दोगे, इन सब में लिखो, कॉमन स्टेप एक और होगा, मल्टीप्लाई विथ Na, सब में Na से मल्टीप्लाई करोगे अगर Na ऑप्शन में है तो, ठीक है। मल्टीप्लाई विथ Na, अगर ऑप्शन में है तो, नहीं है तो छोड़ देना। थर्ड, ऐसे ही अब सब में लिख लोगे, फॉर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए पूरे जितने भी आइटम होंगे सबका मल्टीप्लाई विथ ऑल आइटम, क्योंकि मॉलिक्यूल में पूरा आ जाता है। तो मान लो, देख लो, जैसे CO2 है, समझना, देखो इधर, मान लो CO2 बोला, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो सिर्फ ऑक्सीजन बस को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मान लो आयन का पूछ दिया तो क्या करोगे, आयन का पूछा तो क्या करोगे, जब भी आयन का पूछेगा ना तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे। मेरे कहने का मतलब है कि मोल तो निकालोगे ही, अब मोल के बाद जितने आयन, जैसे देखो -2, अभी -2 है, समझ रहे हो बात को। पहली बात तो आयन को पूछेगा नहीं, और पूछता भी है तो इससे मल्टीप्लाई अपने को कर देंगे। एक मिनट, तो सॉरी क्या ही बोल रहा हूँ मैं, इससे नहीं, मतलब अगर आयन से पूछा तो 4, 1, 5 इससे ही मल्टीप्लाई करना है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये बोलना था मुझे, ठीक है ना। आयन के लिए जो है तो सेम एज मॉलिक्यूल करना है, ठीक है ना। और ऐसे ही लिख लो यार, इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम एज मॉलिक्यूल, प्रोटॉन के लिए भी सेम एज मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन के लिए भी सेम एज मॉलिक्यूल, सबका सेम हो जाएगा, ठीक है ना। कितना लिखो, आगे हेडिंग डालिए,
इसको पढ़ने के बाद आगे जो है हम क्या करने वाले हैं, अपन जानते हो कंसंट्रेशन स्टार्ट करने से पहले कंसंट्रेशन करना अपन बेसिक चीजें कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्शन बैलेंसिंग क्या होती है, ये सब चीजें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब वैसे तो रिएक्शन बैलेंसिंग में हम लोग रिडॉक्स में पढ़ते हैं कि बेसिक मीडियम में कैसे रिडॉक्स करते हैं, एसिड में यानी अम्लीय माध्यम में कैसे बैलेंस करते हैं, समझ रहे हो। एसिड मीडियम, बेसिक मीडियम, पूरा रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है ना, ये सब चीज़ें बट वही पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ थोड़ी सी बता देंगे ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब जो है तो लिखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में अगर आता है तो यहीं से आता है, इंपॉर्टेंट डालेंगे। अब लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह का काम आ गया। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बेसिक देखो, इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। अगर कुछ चीज़ें आपको ध्यान है, पहला रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन बैलेंसिंग, तीसरा मोल निकाला, चौथा जो भी पूछा है वो निकाला, तो बन जाएगा। आज जो मैं कराने वाला हूँ ना, तुम्हें इतना मजा आएगा कसम से, तुम कहोगे कि कसम से। और आज जो है तो मैं तुम्हें नीट के कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट जैसे देखो, मान लो एक रिएक्शन है, ठीक है, हम रिएक्शन की बात करते हैं। क्या तुमने N2 प्लस H2, मान लो हमने यहाँ पे बनाया NH2, ठीक है। अब NH2 कैसे बना, बताओ। सर यह का रूट 2 है और इसका रूट 2 है, तो इसलिए NH2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, अच्छे से देख लेना। हाँ देखता हूँ। देखो, रिएक्शन बैलेंसिंग होती क्या है, रिएक्शन बैलेंसिंग होने का मतलब क्या है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, LHS, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, RHS। लेफ्ट हैंड साइड कोई टू लगा देंगे क्या? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जितना इधर है एटम उतना ही एटम इधर होगा, जितना इधर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इधर इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इधर प्रोटॉन होगा उतना ही इधर प्रोटॉन होगा। सारी चीजें इक्वल अमाउंट में, किसी में कोई भेदभाव नहीं। अगर किसी में कोई भेदभाव नहीं तो वो रिएक्शन बैलेंस कहलाएगी, ठीक है ना। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन इधर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन की इधर कमी है। क्या करोगे उसके लिए, इधर 2 ज़्यादा लगाओ। अगर 2 यहाँ लिख देते हो तो फिर और दिक्कत, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। ये तो 2 हुआ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, अभी हाइड्रोजन 2 है। अब क्या करोगे, क्या इधर भी 2 लिखोगे, जब इधर 2 लिखे तो ये 4 हो गया। अब जब इधर ये 4 हुआ, इधर भी 4 हुआ, ठीक है ना। इधर ये 2 हुआ, N2 इधर भी 2 हुआ। अब जो ये रिएक्शन बैलेंस होगा। एक चीज़ और है, एक चीज़ और कर सकते हो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। एक हुआ, क्या मान लो एक तरीका और क्या है, ये पहला हो गया, दूसरा N2 प्लस H2 गोइंग टू बी NH2। अब मान लो तुमको जो है ना इधर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बोल रहा है कि इधर ही करना, मतलब NH2 ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन में कि NH2 फॉर्म हो रहा है। मान लो बोला कि N2 and H2 combine, N2 and H2 molecule combine and form and give the formation of NH2, then find the mole of hydrogen used, ऐसे पूछ लिया, ठीक है। अब उसने कह दिया क्या, एंड ये भी बोल दिया कि 1 मोल ऑफ NH2 फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो होगा 1 उसने कंफर्म कर दिया। अब क्या करोगे, यहाँ तो 1 कंफर्म हो गया, अब यहाँ 2 लगा नहीं सकते। जब हम यहाँ 2 लगा नहीं सकते तो हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। 2 क्या बात है, बहुत सही।
यही चीज़ जो है तुम्हें बताना चाह रहा था, और ये चीज़ तुम पकड़ ली ना, अब जो है तो तुम्हारे लिए मैं तुम्हें आज अभी कह रहा हूँ, ये चीज़ तुमसे बन गई, खत्म, कॉन्सेप्ट ही खत्म। अब जितना मैं पढ़ाऊँगा लिखो इसको, लिखो यहाँ पे ये जो है ना इसका 1 मोल है, यहाँ पे ये 1 है, एटम मतलब हम वो कर रहे हैं, देखो क्योंकि 1/2 × 2 एक ही आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 1 आया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का मोल 1 है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का मोल 1 है। यहाँ हम मोल्स की बातें की थी, ठीक है, मोल्स को हमने बैलेंस किया, यहाँ पे हमने एटम को बैलेंस किया, ठीक है, 2 बैलेंसिंग हमने देख लिया। मतलब ये मैंने एग्जांपल बताया कि हमको करना क्या होगा क्वेश्चन में। अब जो है तो आगे करके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तुमको, क्या होगा, कैसे क्वेश्चन होगा, हमारा स्टेप्स क्या होगा सॉल्व करने का, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है ये सब मैं आज डिस्कस करूँगा। और आज जो है ना मतलब ये सब चीज़ें, इसके बाद हम जो है तो कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, मतलब सॉरी थ्योरम कह रहा हूँ, फार्मूला पढ़ेंगे, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, डाल्टन्स लॉ क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल सुना होगा तुमने, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनलिज्म ये क्या होता है ना, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं सेम है, मतलब सब कुछ हमने सही किया है, बस हमने एलिमेंट गलत कर दिया। N2 में हाफ होगा ना कि H2 में हाफ होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन को जो है 1 मोल में दिया हुआ है, मतलब बैलेंसिंग अगर करें तो नाइट्रोजन जो है तो 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, इसलिए अब यहाँ से 1/2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1 दिया है। मतलब ऐसे तो ये जो है तो फिर हाइड्रोजन यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो मतलब बैलेंसिंग खराब है। हम तो बैलेंसिंग कर रहे हैं ना, मतलब बैलेंस करने के लिए ये करेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो H2O का बैलेंस करो, बैलेंस H2O का H और O लिख देता हूँ, बाकी कुछ नहीं लिखूंगा। अब करो फिर से बैलेंस, H के आगे 2 लग जाएगा, बहुत सही, और O में सर पहले देते हैं, O का तो ठीक ही है। कैसे करते, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है, तुमने सही कहा, और यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही रहेगा। एक चीज़ समझो, मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ, O2 कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, यार बोल ही दिया, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब देखो मोड एटॉमिसिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया हो ना तुम्हें, कि ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं, टीन ग्रुप के एलिमेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब इनका एटम जो इनकी परमाणुता है वो 1 होती है, ठीक है, हिंदी में बताओ तो ऐसे ही हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में पाया जाता है ना, इसलिए O2 तो होगा नहीं। अब बताओ, अब 2 तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हो, जैसे पहला वाला बैलेंस करके बताया था, या फिर तीसरा वाला एक अलग वे, सही, यहाँ पे बटे 2 लगा देंगे, तो ये जो होगा तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इतना समझ आता है, लिख भी लिए हो तुम ये, दोनों हो गया है, ये वाला नहीं। हाँ लिख लो जल्दी से। इसके बाद हम कुछ ट्रिक बताते हैं, ये रिएक्शन बैलेंसिंग समझा दी हमने, रिएक्शन बैलेंसिंग हमसे आ गई, रिएक्शन बैलेंसिंग आ गई, ठीक है, बेसिक तो आ ही गई है, जिससे हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी कंबसन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद रेडॉक्स में तो एकदम एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ये सारी चीज़ तो देखेंगे, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में बाकी पूरा एकदम डिटेल में देखेंगे, अभी बेसिक बता दिए कैसे। अब डालो ऐसा क्या डाल के ट्रिक डालो, ट्रिक। अब ये तो लंबा भी हो गया ना, बिना 1 सेकंड के हमको कहाँ चाहिए, क्वेश्चन तो जल्दी करना है। डालिए ऐसा स्टार। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, पहला स्टेप हमें रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, बैलेंस ऑफ रिएक्शन क्या करनी होगी, रिएक्शन को बैलेंस करनी होगी। अब ये शॉर्ट फॉर्म में समझ गए रिएक्शन को। दूसरा हमें मोल फाइंड करना होगा, मोल फाइंड करना होगा। तीसरा मोल से अब चाहे जो बोले, मास बोले तो मास निकाल लेंगे, डेंसिटी बोले
तो डेंसिटी के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला फार्मूला लगा के बता देंगे। वेपर डेंसिटी बोले तो वेपर डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय 2, बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास इक्वल में 2, हाँ मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 VD, ये भी बताया था। बोलते हैं मम्मी 2 बार डांटी, तो याद करते रहो पीछे का, नहीं तो क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। फिर इसके बाद ये भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, है ना। एटॉमिक एटम्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, एटम नंबर, मॉलिक्यूल नंबर, तो ये मैं बता रहा हूँ क्या क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल नंबर और भी कई सारी चीज़ें ETC डाल देना और भी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। मोल अगर निकल गया तो क्या करना है, मास निकालने के लिए मोल रखो अपान में मास, सॉरी मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मास निकालकर मॉलिक्यूलर मास इधर मल्टीप्लाई करोगे तो मास मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है। वेपर डेंसिटी निकालनी है, मोल फाइंड है तुम्हारे पास, मॉलिक्यूलर मास तुम्हें दिया हुआ है, इसमें तो मोल की जरूरत भी नहीं है। वेपर डेंसिटी के मॉलिक्यूलर मास को हाफ कर देना, ठीक है, मतलब रिएक्शन बैलेंसिंग, इसके बाद मोल में फाइंड करने की जरूरत है, सीधा हाफ कर देना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मोल निकालोगे इनटू जितने एटम होंगे उसका मल्टीप्लाई कर दोगे। इलेक्ट्रॉन में अगर मान लो SO42 माइनस है, ठीक है ना, 4 1 5 ठीक है। समझ में आया? मोल निकालने के बाद जितने एटम होंगे, जितने मॉलिक्यूल होंगे उसका मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए भी उसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आता है इतना? नोट करो फटाक से नोट करो। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो भी नीट के भी बाय क्लास करेंगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन लिखो इसके बेस पर, एक क्वेश्चन करा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन, इसके बाद जो है तो DPP में सारा क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। लिखो क्वेश्चन लिखो। हैबर्स प्रोसेस का नाम सुने हो क्या? किसका? हैबर्स प्रोसेस। करो। इफ 20 मोल ऑफ NH2 is, लिख लेना, नीट 2019 में आया है। If 20 mole of NH2 is formed, then find the moles of hydrogen used in reaction of Haber's process। ठीक है। अब देखो ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है 10 मोल, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 40। चलो सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर। हाइड्रोजन यूज्ड इन रिएक्शन ऑफ हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन क्या होती है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। N2 + H2, बैलेंस तुम करोगे, ठीक है, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। NH2 अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस तुम्हें खुद करनी है। ये हो गई रिएक्शन, ठीक है। सॉल्व करते हैं। नहीं, अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो हैबर्स प्रोसेस में तो आएगा नहीं, NH2 नहीं NH3 होगा, ठीक है। देखो यहाँ NH3 लिखो, ठीक है, और यहाँ भी चेंज कर दो NH3। मुझे क्या है ना कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने क्या किया कि वो कर दिया, मतलब
NH2 दिया था, तो NH3 की जगह मैं यहाँ पे भी NH2 ही डाल दिया गलती से, यहाँ NH3 होगा, ठीक है। कोई सॉल्व देख यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 कर दो। अब यहाँ 2 नाइट्रोजन फिक्स हो गए, यहाँ भी 2 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने 2 6 6, तो यहाँ भी 6 लगाना है, तो 6 लगाने के 3 लगा देना पड़ेगा, सब भी बैलेंस। अब देखो 20 मोल ऑफ NH3 है, ठीक है, 20 मोल ऑफ NH3, ये 20 दिया है, और ये क्या पूछा है, ये पूछा है, ठीक है, हाइड्रोजन का ही पूछा है ना, तो ये पूछा है, ये दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि इसका 20 मोल है, अगर इसका 2 मोल है, मतलब अगर 2 NH3 दिया है तो 20 मोल दिया है, तो जब 3H2 होगा तो कितने मोल आएंगे ये बताना है तुम्हें, कुछ मत करो। ये 20 है ना, तो इसका डिवाइड करो, 20/2 करो, कितना आया 20/2, टेन आया, अरे भाग दिया है, तो 20/2 टेन आ गया। अब इसका 2 रहने दो, अगर ये 1 मोल होता, अभी हमें 1 मोल का हम निकाल रहे हैं चीजें, हम कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे 1 मोल। सबसे पहले हमने क्या की रिएक्शन बैलेंस, दूसरे में क्या बोला था मोल पॉइंट करना है, मोल पॉइंट कर रहे हैं, तो मोल तो दिया हुआ है हमको, यहाँ 20 मोल ही दिया है ना, तो किसका दिया NH3 का दिया है, और यहाँ पे 2 है, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिंदगी भर इसलिए बोले ना, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं तो सॉरी, यहाँ पे 20 मोल जो दिया है NH3 जितना बनेगा, अब यहाँ 2 NH3 बन रहा है, मतलब 2 का दिया हुआ है, लेकिन निकालना तो हमें 1 मोल का है, तो हम 1 मोल का निकालेंगे 20/2 कर देंगे, कितना आया 10 आया। अब ये क्या हुआ 1 मोल का हुआ, तो 1 मोल NH3 जो है एक का, अगर 1 मोल NH3 का 10 है, ठीक है, ये 10 हो गए, तो ये इसका 3 गुना कितना होगा, 2 तो यहाँ पे भी है, 2 तो हट गया, 2 का काम हटा, 2 यहाँ डिवाइड कर दिए, तो 2 का लेना देना अब बचा ही नहीं, हमें 3 का लेना देना है, तो 10 इंटू कितना मोल आया है। और अगर ऐसा नहीं करना है, पहला भी यही है, लिखो इसको, दूसरा भी बताते हैं, दूसरा मेथड डायरेक्ट आंसर आ रहा है, अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो भी बताते हैं कैसे करोगे, ठीक है। एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये, जो तुम्हें ज्यादा सही लगे उसको प्रेफर करना, ठीक है। लिख लेना तो बताना। अपन अभी जो है तो अपनी ड्यूटी पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है तो छुट्टी, ठीक है। हो गया, देखो दूसरा वे क्या है, दूसरे वे में ये है कि इसका 20 मोल दिया है, अपन इधर कुछ नहीं करेंगे, इस 20 को डायरेक्ट इधर ले आएंगे, ये 3 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, और 2 जो है डिवाइड कर देंगे, समझ में आया। क्योंकि हमें क्या है हाइड्रोजन कितने मोल, 1 मोल का पूछा है, ठीक है, तो इससे भी जो है तो 30 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना, 20 को इधर लाके ये 3 है मल्टीप्लाई में हाइड्रोजन जो एटॉमिसिटी होगी उसको डिवाइड कर देंगे, समझ आता है, इतना बन जाएगा। ये वाला कुछ ज़्यादा सरल लग गया होगा तुमको, ठीक है ना, वो वाला भी वही है, ये वाला भी वही है, बस इसका क्या है कि इसको छोड़ के 3 ऊपर नीचे ऊपर, मतलब जो मल्टीप्लाई में होगा, जो अब ये मोल हो गया, देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं किसको है, इसी को कहते हैं, ये जो आगे लगे होते हैं, यहाँ पे 1 लगा है, यहाँ पे 3 लगा है, यहाँ पे 2, तो इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या जो आगे कोएफिशिएंट मतलब जो वैल्यू है, और स्टोइकियोमेट्रिक जो आगे लगा है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो एटॉमिसिटी परमाणुकता, यही होता है ना, परमाणुकता एटॉमिसिटी 2, इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। अब जो है तो आज की क्लास खत्म करते हैं, कल हम जो है तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या एम्पिरिकल फार्मूला सुना होगा तुमने, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये कल समझेंगे। इसके बाद
हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, जैसे डाल्टन हो गया, एवोगेड्रो लॉ हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शनल, ये सब चीज़ें एक क्लास इसकी लगेगी। फिर कंसंट्रेशन टर्म, उसके बाद जो है ये चैप्टर सिग्निफिकेंट वगैरह खत्म करके खत्म हो जाएगा। मतलब 4 क्लासेज या 5 क्लास और लगेगी, ठीक है। थैंक यू।